हेलो एंड वेलकम टू आरएल लर्निंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आज है उसकी थर्ड क्लास। तो अगर आपने मेरी इससे पहले की दो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाके प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 यानी कि भाग 3 हमारा एपिसोड 3 है और भाग भी हमारा 3 है। भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सिंपल सिंपल बेसिक सी चीजें हैं, पहले वहां से मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 12 to 35 यानी 12 से 35 के बीच में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में किस किस भाग में दिए गए? भाग 3। कौन से अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल में दिए गए? तो 12 से 35। ठीक है, अब होता क्या है मौलिक अधिकार, इसके बारे में हम जानते हैं। मौलिक अधिकार जनरली एक सरकार व्यक्तियों को यानी कि एक आम इंसान को, एक पर्सन को उसको प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसके खुद के अधिकार होते हैं, जिसके विरुद्ध वो लड़ सकता है या खुशी से जी सकता है। ठीक है, अच्छे से सिंपल वे में आप समझिए। तो मौलिक अधिकार सबसे पहले लिए कहां से गए भाई? सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से गए। पहला जो मैंने एपिसोड आपको बताया था उसमें हमने क्या पढ़ा था? राज्य क्षेत्र संघ के राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो हमने इंडिया के बारे में जान लिया पूरा, इंडिया कैसे बना, कैसे क्या है उसमें सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े आगे बढ़े। अब इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया के बारे में उसकी मैंने नागरिकता ले ली यानी कि सिटीजनशिप ले ली। अब हमें सिटीजनशिप मिल गया, हम रहने लगे। अब हमें कुछ अधिकार मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? तो हमको कुछ अधिकार देगी। कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट का राइट बनता है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको लिखा हुआ, ये व्यक्ति को मिले हुए होते हैं यानी कि जो हमारे अधिकार हैं ये किसी स्टेट, किसी गवर्नमेंट या किसी को नहीं मिले हुए, ये एक पर्सनल व्यक्ति को मिल रहे हैं यानी कि पर्सन को मिलते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कहां से लिया गया? ये यूएसए से लिया गया है यानी कि यूएसए के पास ये उसमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको समय समय बताता रहूंगा कि कौन सी चीज कहां से ली गई है। ठीक है, तो यूएसए से लिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रक्षक एससी और एससी, इसका क्या मतलब है? तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। ठीक है, कैसे उसके बारे में जानते हैं। रक्षक मींस अगर आपका जैसे किसी मौलिक अधिकार का आपने हनन कर दिया या किसी ने आपके मौलिक अधिकार का हनन कर दिया, आपसे कुछ बदतमीजी करी या कुछ भी 12 से 35 के बीच में जो दिया गया उससे आपको किसी छेड़छाड़ होती है, तो कोई तो बचाने वाला होना चाहिए, कोई तो उसको समझाने वाला होना चाहिए, तो वो बताएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे है। ये आप जान लीजिए कि रक्षक कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आर्टिकल 12 से 35 में 7 तरह के जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उसको बाद में 6 कर दिए गए थे। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 12 से में क्या दिया गया है? परिभाषा यानी कि मौलिक अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन क्या क्या होती है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल, स्टेट और लोकल, ये क्या लिखा हुआ है? 3 टाइप की गवर्नमेंट होती है हमारी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। तो वो तीनों हमको प्रोवाइड कराती है हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, किस किस तरह से, तो ये बोला गया है। उसके बाद आ जाइए नीचे, आर्टिकल 13 में क्या बोला गया? अल्पीकरण यानी कि डेरोगेशन। ठीक है, अब अल्पीकरण या डेरोगेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में जैसे कि ये लिखा हुआ है नीचे, एक कुछ संविधान बनाया गया। अब जैसे कुछ ऐसे कानून हैं जो हमारे आजादी से पहले के बने हुए हैं, लाइक जैसे आईपीसी हमारे 1860 की बनी हुई है, अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है। ठीक है, लेकिन वो आज भी हमारे देश में चल रही है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली प्रारूप समिति थी उसमें ये बोला गया था कि संविधान हम उसको ना तो इतना कठोर बनाएंगे कि आदमी का जीना मुश्किल हो जाए और ना तो हम इतना हल्का बनाएंगे कि कोई भी तोड़ मोड़ के खेल ले उसके साथ। तो उसने ये बोला कि संविधान जो हमारा रहेगा उससे पहले का अगर कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो कानून बनेगा अगर कोई आगे चल के भविष्य में बनता है, उन्होंने उस समय ये सोचा था कि पहले का कोई कानून बना हुआ या बाद में अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो संविधान के मूल रूप से अगर कोई छेड़छाड़ नहीं करता यानी कि उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, तो उसको हम बना रहने देंगे। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको हम हटा देंगे। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अभी पिछले साल 3 तलाक का मैटर हटा है, तो 3 तलाक का मैटर संविधान से बहुत पहले का चला आ रहा था। ठीक है, लेकिन उससे हमारे संविधान को प्रॉब्लम हुआ, हमारे मौलिक अधिकारों के में हनन हो रहा था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उस कानून को खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह से ये बोला गया कि पहले का अगर कोई कानून है, अगर उससे दिक्कत हो रही है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, अगर नहीं दिक्कत हो रही तो चलने दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बाद में अगर कोई कानून बनता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब चीज ये समझ गए होंगे। और जैसा कि मैंने ये बताया था, तो ये दिया होगा 13(2) में एससी को मौलिक अधिकारों का पहले बताया, पहरेदार होना चाहिए कोई। ठीक है, तो वो पहरेदार के रूप में यहाँ पर डिफाइन किया गया है 13 के 2 में।
सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो आई होप आप ये सब चीजें समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे और हम देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से हमारे अधिकार दिए गए हुए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं और हम देखते हैं किस किस टाइप के हमारे जो अधिकार दिए गए मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट वो कौन कौन से होते हैं। तो मूल संविधान में जब बना था तो उसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, हमको फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें क्या बोला गया था कि आर्टिकल 13 तक तो मैंने आपको कवर करा दिया। 14 to 18 इज समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि सभी इंसान आपस में किसी न किसी तरह से बराबर माने जाएंगे। ठीक है, उसको अभी मैं एक्सप्लेन करके अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी इतना जान लीजिए। फिर 19 to 22 बोला गया स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। जो प्रेस वाले या बोलते हैं ना, एग्जांपल के तौर पर जो प्रेस वाले हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है प्रेस को, या हमारे भी कुछ गुस्सा होते हैं तो हम फूंक देते हैं किसी का पुतला, या विरोध प्रदर्शन जो भी मतलब करते हैं वो हम इसी आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, उसके बाद आते हैं 23 और 24, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप किसी का छोटे बच्चे का या किसी भी बच्चे का ह्यूमन ट्रैफिकिंग सुना होगा आपने नाम, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, उसके बाद आते हैं 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, हर इंसान को जो इस देश में रहता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा अधिकार दिया गया है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी हैं। ठीक है, तो उनको पूरा अधिकार दिया गया है, इसके तहत वो अपनी फ्रीडम करते हैं इसमें। ठीक है, 29-30 में दिया गया संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि ये जो मेन जो 29-30 दिया गया राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, ये दिया गया मेन अल्पसंख्यकों को, जो इंडिया में अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कौन मतलब कौन कौन से, ओनली मुस्लिम नहीं होता अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब ये हिंदू छोड़ के बाकी सब, क्योंकि ज्यादा संख्या में कौन है, हिंदू, बाकी मुस्लिम, जो मुस्लिम कम्युनिटी है या सिख कम्युनिटी, ईसाई, क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, जो बुद्ध, जैन, पारसी, ये सब हमारे ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, यानी मिनॉरिटी में आते हैं। तो मिनॉरिटी के लिए ये पूरा आर्टिकल दिया गया 29 और 30, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद 31 में दिया गया था संपत्ति के अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी, आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार था। उसके बाद 44वां संशोधन किया गया, 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। ठीक है, 1978 में। ठीक है, 44th अमेंडमेंट किया गया 1978 में, और उससे संपत्ति के अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और 300A में डाल दिया गया आगे। ठीक है, उसके बारे में बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब जो भी विवाद होता है उसको में सीधे कानून का अधिकार होता है। अब कैसे पता चलेगा कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं और मौलिक अधिकार? एक छोटा एग्जांपल है, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कोई भी गवर्नमेंट अगर आपको देती है तो आपसे छीन नहीं सकती है किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में। अब उसकी कुछ शर्तें हैं, ये मत कहिएगा कि कभी छीन नहीं सकती है, कल को आपातकाल लागू हो जाती है, अभी चाइना से झगड़ा हो जाता है, चाइना से युद्ध शुरू हो जाता है, उस समय आप कहेंगे नहीं मेरा मौलिक अधिकार बचे रहने चाहिए, तो उस समय मौलिक अधिकार नहीं बचे रहते, सब मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में उसमें से 19 से 21 वाला जो कुछ होता है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो कानूनी अधिकार वो अधिकार होते हैं जो गवर्नमेंट आपसे अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं आप, या किसी भी तरीके से आप गलत चीज में पाए जाते हैं, तो आपसे जब चाहे वो तब छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार आपसे नहीं छीने जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल वे में। और फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब ये क्या होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? आपके मौलिक अधिकार में से अगर किसी के चीज का हनन होता है, किसी प्रॉब्लम करते हैं, तो आप इसके थ्रू आप अपनी बातें मनवा सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि आप कैसे मैंने ये मिस्टेक हुई है या जो भी। ठीक है, वो इन पांचों आर्टिकल जो पांचों अधिकार है आपके, वो इसके अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके संभालते हैं। ठीक है, सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको। तो ये हो गया हमारा कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब हम इसके आगे बात करते हैं और हम देखते हैं और हम देखते हैं कि समानता का अधिकार कौन कौन से होते हैं और उसमें हम कैसे कैसे। तो अब हम देखते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे तो आपको क्या मिलता है। आर्टिकल नंबर 14 हम पढ़ते हैं, तो हमें आर्टिकल नंबर 14 में क्या बोला है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, यानी कानून के आगे सब बराबर होगा। देखे होंगे ना कि आप लोग कोर्ट में जाते हैं तो एक महिला खड़ी रहती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, तो उसका मेन मोटो यही होता है कि हम भैया कुछ नहीं जानते हैं, हमें आंखें अंधे हैं। ठीक है, हमको आगे अंधा कानून सुना होगा आपने। ठीक है, तो उसलिए बोला जाता है क्योंकि कानून के समझ सब बराबर होते हैं। ठीक है, कोई वो नहीं देखता कि कौन राष्ट्रपति है, कौन शाहरुख खान है, कौन सलमान है, कोई गरीब आदमी है। ठीक है, कोई नहीं देखा, सब कानून की समझ सब बराबर है। पहली चीज ये बोली गई है। ठीक है,
तो कोई आप बड़े नेता हो या छोटे हो, जैसे सबको बराबर, अगर आपने जुर्म किया है, कोई गलती करी है तो उसका आपको बराबर का मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है कानून का समान संरक्षण, ठीक है। कानून का समान संरक्षण इस जगह पे वैलिड होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई राष्ट्रपति है, अभी ये समझिएगा अपने देश में राष्ट्रपति अगर किसी का मर्डर भी कर देता है तो उसको सजा नहीं मिल सकती है, ठीक है, उसको मतलब सजा नहीं मिल सकती है, ये कानून है। इसी के तहत बोला गया है कि अगर जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर भाई ये बोला जाता है कि उसने मर्डर कर दिया, लेकिन वो तब तक उसको सजा नहीं सुनाई जाती जब तक वो अपने पद पर, क्योंकि भाई उसको बना के दोगे, वो राष्ट्रपति के पास अधिकार है अपनी सजा माफ करवाने का, तो वो अपनी सजा माफ कर देगा, तो आराम करेगा। तो इसलिए वैलिड तब तक है जब तक वो उस पद पर बना हुआ है, अगर उस पद से हट जाता है तो उसको फिर रदिया दिया जाता है। तो ये होता है कानून के समानता और कानून का समान संरक्षण, सबको प्रोवाइड किया जाता है, हर एक इंसान को इस देश में प्रोवाइड किया जाता है। ये हमें आर्टिकल 14 के तहत मिलता है, यानी कि सबको बराबर का हक मिलता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमको 5 तरह से किसी से डिफरेंशिएट करने में मना करता है। लाइक जैसे धर्म के आप आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते कि नहीं ये मुस्लिम है, ये सिख है। हाँ कर सकते हैं, सब करते हैं आजकल, लेकिन अगर पकड़े जाए, अगर आपके खिलाफ कोई प्रूफ मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर जेल हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई जो प्रूफ कर दे, इसमें इसके तहत बोला गया ना, जो प्रूफ कर दो वही सत्य माना जाएगा, जो गलत भी है तो वो सही मान लिया जाएगा। तो प्रूफ करने की इच्छा और हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। वैसे इसमें कि अगर आपके पास कुछ नहीं हो, क्योंकि धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर करते हैं, बहुत से आज भी गाँवों में होता है कि जात के नाम पर कहते हैं नहीं तुम दलित जाति को, तुम दूर बैठो, ऐसा करते हैं। लगभग शहरों में कोई मतलब नहीं है, शहरों में तो आज सब बराबर चलता है, तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर होता है, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, कोई प्रूफ हो गया, अगर आपने गलती की है तो आपको इसके आधार पर जेल मिल सकती है। तो धर्म हो गया, जाति हो गया, वंश के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग मेल फीमेल नहीं कर सकते, और जन्म स्थान, कभी कभी जन्म स्थान नहीं कर सकते कि नहीं आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर वहां से बिहार का आदमी आता है तो बिहारी कहते हैं, या कोई बाहर का आदमी हो गया, या बंगाली को कहा सकता है किसी गलत भेद में। अगर आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला ना, मैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं आप जगह कि अब उसको गर्व होता है कि नहीं मैं बंगाली हूँ या मैं मराठी हूँ, तो कोई बात नहीं, तो उस जगह ठीक है, लेकिन नेगेटिव उसमें वे में नहीं होना चाहिए। और हाँ, अब आता है जिससे बोला गया विदेशियों को नहीं दिए गए ये अधिकार, जो आपको आर्टिकल नंबर 15 के तहत दिए गए हैं, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव किसी भी पर्सन से नहीं कर सकती। ये इंडिया के लोगों को तो दिया गया, सिटीजनशिप पढ़े थे ना आर्टिकल नंबर भाग 2 में, ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 उसमें, लेकिन विदेशियों को नहीं, विदेशियों को इससे बाहर रखा गया है। अब आता है क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है, और रिजर्वेशन आरक्षण, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर किसी भी चीज पॉजिटिव वे में अगर आप वो काम कर रहे हैं तो उस जगह आपको नहीं बोला जाएगा। लाइक कोई वैसी जगह है, कोई भारी भरकम जगह है जहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि वहां पर महिलाएं जल्दी काम नहीं कर सकती है, ठीक है, वहां पर पुरुष का काम करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप पुरुष उस जगह ये कह दे कि नहीं भाई समान सबको बराबर के रखा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख सब और मेल फीमेल सब बराबर है, यहाँ पर बोला गया ना कि सबको समानता का अधिकार है, तो बराबर है, तो इनको आप क्यों नहीं लगाते हैं, तो उस जगह बोला गया कि महिलाओं को नहीं लगाया जा सकता, तो उस जगह पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, वो चीज आपकी पॉजिटिव वे में जा रही है, तो उस जगह वो चीज वैलिड है, ठीक है, तो उस जगह वो चीज माना जाएगा। उसी तरह से होता है रिजर्वेशन आरक्षण, ठीक है। अब रिजर्वेशन आरक्षण में तो ये बोला गया था कि जो अच्छी जाति के लोग थे वो भाई ऊपर जा रहे थे, बढ़ रहे थे, जो कम लोग थे या जिसको आरक्षण की जरूरत थी वो पीछे रह रहे थे, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, तो उनको बढ़ाने के लिए, उनको बस पीछे से पुश करने के लिए ये रिजर्वेशन नाम की चीज बनाई गई, ठीक है। और ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ना कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये पॉजिटिव वे में अगर दोनों को बराबर लाया जा रहा है, भाई अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ पर है, तो उसको भाई किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो सपोर्ट के मुताबिक अगर वो यहाँ पर आके बराबर चल रहा है तो ठीक है, इसी को बोला गया ना समानता का अधिकार, यानी कि सबसे बराबर होंगे, ठीक है। तो आई होप आप सब ये चीज समझ गए होंगे, आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 15। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 16 पे आते हैं, तो आई होप ये मजा समझ में आया होगा आपको। तो अब हम देखते हैं आगे आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18, इसके बारे में हम देखते हैं। 16 में दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब कोई सरकारी नौकरी का जस्ट एग्जांपल है, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तो सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, सबको बराबर का देखा जाएगा, उसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कि तुम राजा के बेटे हो तो तुम्हें ज्यादा मिलेगा, या तुम मंत्री के लड़के हो तो, या गरीब का लड़का किसान का है तो उसको कम मिलेगा, नहीं, सबको बराबर मिलेगा, ठीक है।
अवसर की समानता, ठीक है। उस जगह भी देखिए जाति, हाँ अच्छा एक चीज में लिखा है इसमें धर्म के आधार पर नहीं होता कभी सरकारी नौकरी में, ठीक है। धर्म के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं होता, भेदभाव होता भी है तो किस जगह होता है, जाति के आधार पर होता है, ठीक है। ज्यादातर जाति के आधार पर भेदभाव होता है भाई, जात होती है ना उसमें ये वो ब्राह्मण वैश्य मतलब जो वगैरह वगैरह जाति होती है, ओबीसी एससी एसटी जो भी, ठीक है। तो जात के आधार पर सबको बराबर बराबर अवसर दिया जाएगा। उसके बाद आता है लिंग के आधार पर, यानी कि मेल फीमेल दोनों को बराबर रखा जाएगा। फिलहाल अभी मैं इसको इग्नोर करके चला, इसके मैं बाद में आता हूँ। बराबर दिया जाएगा। आरक्षण 50% आरक्षण का रिजर्वेशन होता है, 50% में बाकी सबको दिया जाता है, 50% यूआर और 50% में ओबीसी एससी एसटी पीएचडी जो भी होते हैं, ठीक है, सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये 50% आरक्षण का प्रावधान है, रिजर्वेशन। अब आता है फिर से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। लाइक जैसे लिंग बोला ना मैंने, मेल और फीमेल इक्वल है, ठीक है। अब उसमें दिया जाएगा, पता चला 20% रिजर्वेशन दे गया, सॉरी ठीक है 50% मैं कर लेता हूँ, 50% फीमेल को रिजर्वेशन हो गया। तो यानी कि मतलब 100 सीट हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं मानता हूँ 100 सीटें हैं, तो 50 मेल को मिलेंगी, 50 फीमेल को मिलेंगी। इन फीमेल में सिर्फ फीमेल आ सकती हैं, यानी कि इस फीमेल में सिर्फ फीमेल आ सकती हैं 50 सीट में, लेकिन इस 50 में मेल और फीमेल दोनों आ सकती हैं, ठीक है। तो ये बोला गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि ये एक हद तक सही है, ये बोला गया। इसी तरीके से ये आरक्षण का मुद्दा आता है कि भाई 50% में जनरल ओबीसी एससी एसटी सब आ जाते हैं, और 50% कोटे में ओबीसी अलग, एससी अलग, एसटी अलग, ईडब्ल्यूएस अलग, ठीक है। तो ये बोला गया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो आई होप आप सभी ये चीज समझ गए। आर्टिकल नंबर 16। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 17, ये अस्पृश्यता का अंतर्गत। अस्पृश्यता मींस अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंतर्गत है। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। अस्पृश्यता का अंतर्गत मींस कोई जैसे कि छुआछूत की बीमारी, अछूत बोलते हैं तो उसको तुम छुओ मत, या तुम दूर रहो हमसे, तुम छोटी जात के हो या बड़ी जात के हो, ऐसा वगैरह जो कहते हैं अनटचेबिलिटी, आप दूर रहिए, तो वो नहीं हो सकता। हाँ फिलहाल अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना के टाइम पर हम ये चीज वैलिड मान सकते हैं। वैलिड क्या मान सकते हैं, कोर्ट ने भी ये बोला सॉरी कोर्ट ने भी ये बोला कि अगर उसके पास किसी इंसान के पास अगर कोई बीमारी है या वो बीमार है किसी तरीके से, ठीक है, और उसकी जो बीमारी है वो स्प्रेड होती है मतलब बोलने से या बैठने से, साथ में मिलकर बोलने से, तो आप उससे दूर भाग सकते हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह पर तो ठीक है। लेकिन अगर आप उसको किसी जात लिंग या जैसे मैंने पहले बताया ना, धर्म जाति लिंग के आधार पर उससे अस्पृश्यता कर रहे हैं, ठीक है, कि उसको अछूत बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, तो उसको आप वो दूर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बोलता है अस्पृश्यता का, यानी कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी का हटाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, हमारा उपाधियों को हल करता है। तरह तरह के जो उपाधि मिलती है, टाइटल मिलते हैं, राजा, सर, राय, ग्रेट, महाराजा जैसे इस तरह के जो होते हैं, इनको आप नहीं रख सकते, इनको आपको हटाना पड़ेगा, किसी के नाम के आगे नहीं बनता है। यानी कि यहाँ तक कि जो नेशनल अवार्ड होते हैं हमारे, ठीक है, नेशनल अवार्ड भी आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अपने नाम के आगे अपने घर के आगे भी ये नहीं लिख सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ठीक है, या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न ब्रैकेट में भारत रत्न नहीं लगा सकते। भारत रत्न मिला है, सबको पता है, सब अपने पास सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन वो लिख नहीं सकते, कहीं पर बता नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि मोरारजी देसाई जो थे हमारे, मोरारजी देसाई थे, और हाँ ये आप बाहर से भी नहीं ले सकते, खाली आप इंडिया के छोड़िए बाहर से भी ले सकते। मोरारजी देसाई को इंडिया में भारत रत्न भी मिला था, और पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान है निशान पाकिस्तान, वो भी मिला हुआ है। लेकिन उसको भी यहाँ पर इनको लाने के लिए पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है, सिर्फ रखने के लिए, मैं सिर्फ रखने की बात कर रहा हूँ, लगाने की तो दूर की बात आती है। राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं विदेश से, मुझे या किसी भी देश से आपको उपाधि मिली है, कोई चीज मिली है, तो वो आपको राष्ट्रपति परमिशन लिखनी पड़ेगी, लिखवाना पड़ेगा, उसके बाद आप वो अपने घर में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लगा फिर भी नहीं सकते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशन एंड रैंक। एजुकेशन और रैंक क्या होती है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वो मिलती है, उपाधि मिलती है, रैंक जैसे बोलते हैं डॉक्टर, ठीक है, सबसे बेस्ट तो डॉक्टर ही मिलती है कि डॉक्टर ये डॉक्टर फलाना डॉक्टर, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्टर मिलती है। और रैंक वाइज जो होती है, जो आर्मी वगैरह में चलती है, ब्रिगेडियर, ठीक है, एडमिरल या कोई भी, तो उसको आप रख सकते हैं, उसको आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। क्योंकि दोनों में फर्क ये है कि ये जो उपाधियां हैं, ये राजा, सर, राय, ग्रेट, महाराजा जो भी हैं, ठीक है, ये इनको उस पे मिली है, इनको पैदाइशी मिली है, जन्म उस पे मिली है, तो ये इनके नाम को दर्शाती हैं और अच्छा बताती हैं,
ठीक है। और एजुकेशन एंड रैंक जो मिलती है, जैसे डॉक्टर वाली मैंने आपको बताया, डॉक्टर या ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह आपने सुना होगा तिरंगा मूवी में, ठीक है। तो वो जो मिलती है वो मिलती है आपको एजुकेशन और रैंक के बाद, यानी कि वो आपकी डिग्रियों को, आपकी शिक्षा को या आपके कार्य को प्रोत्साहित करती है, तो वो आप लगा सकते हैं, ये बोला गया, ठीक है। तो आपने एक तरफ समझ लिया 16, 17, 18, मैं होप आप सभी समझ गए होंगे। तो आज हमने पढ़ा क्या, मौलिक अधिकार में हमने पढ़ा 12 से लेकर 18 तक, यानी कि समानता अधिकार। 12 में मैंने क्या बताया, स्टाइल पर रिवाइज करते हैं। 12 में मैंने क्या बताया, परिभाषा, यानी कि आर्टिकल जो मौलिक अधिकारों की परिभाषा बोली गई। 13 में बोला गया कि संविधान जो पहले और बाद में अगर कोई कानून ऐसा बनता है जिससे प्रॉब्लम होती है मौलिक अधिकारों को, तो वो हटा दिया गया। 14 में बोला गया विधि की समझ समानता, यानी कि कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है। और आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो वो वैलिड है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 16 हमको क्या बोलता है, नौकरियों में अवसर की समानता, सबको बराबर देखा जाएगा, उसमें भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन वैलिड है। आर्टिकल 17 हमको बताता है अनटचेबिलिटी का, यानी कि अनटचेबिलिटी, आप किसी को छूट वगैरह नहीं कह सकते। आर्टिकल नंबर 18 आता है उपाधि उत्पन्न करता है, यानी कि आपको टाइटल्स को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी एजुकेशन और रैंक वाइज टाइटल होंगे, तो वो आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और आप चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।